Hello, literature lovers. Welcome to Litwit Club. Hope you all are doing great. And today we are going to discuss our last topic for SLST exam, which is L.A. Hill's Principles of Good Writing. About author, तो L.A. Hill, Leonardo Alfred Hill, was an eminent British educator, linguist, and writer. L.A. Hill basically अपने एजुकेशन टिप्स वगैरह के लिए, लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स के लिए और राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। लिंग्विस्ट बेसिकली जो लैंग्वेज टीचिंग के बारे में बात कर रहा है, लैंग्वेज क्या है उसके बारे में बात करता है, दैट इज बेस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, दैट इज ELT। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए वो जाने जाते हैं। इनका प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग जो है कि बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाला ऐसे है, और ये इंडियन यूनिवर्सिटीज के सिलेबस वगैरह में भी आपको मिल जाता है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऐसे का? एल हिल्स प्राइमरी एम इन प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग इज टू ऑफर practical advice how to write clearly, concisely and effectively. क्लियर वे में, कंसाइज वे में और इफेक्टिव वे में कैसे लिख सकते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिकल एडवाइस दिया गया है इस ऐसे में। ही emphasizes that good writing is not ornamental but a tool for effective communication. According to L.A. Hill, हाँ, वो कहते हैं कि ऑर्नामेंटेशन के लिए गुड राइटिंग का मतलब ये नहीं कि ऑर्नामेंटेशन हो। गुड राइटिंग का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन में एक इफेक्टिव टूल की तरह वो काम करे। Next is four principles of good writing as per Hill. Hill के अकॉर्डिंग गुड राइटिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? तो बेसिकली सबसे पहला है क्लैरिटी। मस्ट कि राइटिंग मस्ट बी इजिली अंडरस्टूड बाय द रीडर्स, कि इतना क्लियर हो राइटिंग कि रीडर्स बड़े आराम से उसको समझ पाए। अवॉइड वेग एम्बिगुअस वर्ड्स, कॉन्वोलेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। हमें वेग एम्बिगुअस वर्ड्स का यूज कम से कम करना चाहिए, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए। क्लैरिटी इनफैक्ट क्लियर थिंकिंग। ये उनकी एक बहुत बड़ी बात है कि क्लैरिटी रिफ्लेक्ट्स क्लियर थिंकिंग। ये उन्होंने ऐसे में भी बताया है कि अगर आप अपने राइटिंग में क्लियर हो, आपके राइटिंग में क्लियरिटी है, तो वो आपके क्लियर थिंकिंग को बता रहा है। अदरवाइज आप अगर ऑम्बिगुअस हो, आप कंफ्यूज हो, तो आपकी राइटिंग भी वैसी होती है। एग्जाम्पल देख रहे हैं कि आप ही वॉज लेट लिखो, ना कि ही फेल टू अपीयर एट द डेजिग्नेटेड आवर। इतना बड़ा लिखने से बेटर है कि आप कंसाइज, प्रिसाइज और क्लियर लिखो। तो ये पहला उन्होंने प्रिंसिपल दिया। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने दिया है ब्रेविटी का। दैट मीन्स से मोर विथ फ्यूअर वर्ड्स, कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप कम से कम शब्दों में बोलिए। अवॉइड रिडंडेंसी एंड वर्डी एक्सप्रेशन। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत वर्डी एक्सप्रेशन देने के बजाय आप सिंपली छोटे वर्ड्स का यूज करिए। हाँ, लाइक यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि इन द नियर फ्यूचर की जगह हम सिंपली सून यूज करें। ओके, सो दिस इज व्हाट ब्रेविटी, द सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड वन इज appropriateness. Language should be match the audience purpose and context, कि हम किस ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, किस पर्पस के लिए लिख रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं, ये लैंग्वेज वैसा होना चाहिए, है ना, कि लैंग्वेज से हमारे ऑडियंस उसको कनेक्ट कर पाए, वो लैंग्वेज अप्रोप्रिएट हो पर्पस के अकॉर्डिंग, ऑडियंस के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तभी वो एक कह लो कि एक परफेक्ट राइटिंग या गुड राइटिंग कही जाएगी। अवॉइड इनफॉर्मल एक्सप्रेशन इन फॉर्मल राइटिंग। नाउ अगर हम कोई चीज फॉर्मल लिख रहे हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हैं, तो उसमें इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, जैसे डियर होता है, हम लेटर्स में लिखते हैं, उसको हम एप्लीकेशन में नहीं लिख सकते। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को भी अवॉइड करना चाहिए। हाँ, फिर एग्जांपल देते हैं कि स्लैंग और रीजनल डायलेक्ट्स को भी अवॉइड करना चाहिए एकेडमिक एसेस में। स्लैंग्स मतलब आपके रीजनल जो मदर टंग है, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, बोलियां हैं, उनको हमको अवॉइड करना चाहिए एकेडमिक एसेस में। सो दीज आर थ्री कोर प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग। ना कुछ आइडियाज और टेक्निक भी वो बताते हैं। लाइक सबसे पहला वो आइडिया और टेक्निक देते हैं, दैट इज सिंपल एंड फैमिलियर वर्ड्स, कि आप अगर कोई एकेडमिक ऐसे वगैरह लिख रहे हो, तो उसमें आपके जो वर्ड्स होने चाहिए, दे मस्ट बी वेरी सिंपल एंड फैमिलियर वर्ड्स, रीडर उससे फैमिलियर हो, रीडर उसको जानता हो। हाँ, जैसे बाई हम यूज कर सकते हैं परचेस की जगह पे, यूज हम यूज कर सकते हैं यूटिलाइज की जगह पे। हाँ, हिल डिस्करेजेस द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स और रेयर वर्ड्स दैट में कंफ्यूज रीडर्स। हिल इस चीज के अगेंस्ट में थे कि हमें कॉम्प्लेक्स और रेयर वर्ड्स यूज करना चाहिए। ये आपके नॉलेज को तो दिखाता है, बट रीडर अपने आप को इससे एसोसिएट नहीं कर पाता है। दैट इज अवॉइड रिडंडेंसी। ओके, कंफ्यूज, सॉरी, रेयर वर्ड्स का यूज कम से कम करो। हाँ, कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज कम से कम करो। रिडंडेंट फ्रेजेस एड बल्क विदाउट मीनिंग। बल्कीनेस होता है, वो रीडर्स को काफी ज्यादा उनको फटीग का काम करता है, थकाने का काम करता है, अगर हम कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करते हैं, जिसके बाद वो उसके मीनिंग तक नहीं पहुंच पाता, वो वर्ड को पढ़ने में ही, उसको समझने में ही अपना टाइम स्पेंड कर देता है। वो इस वजह से वो उस राइटिंग के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा कोरिलेट नहीं कर पाता है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी, रिटर्न बैक, एडवांस प्लानिंग, ये ऐसे वर्ड्स से बचना चाहिए लिखने से। अवॉइड
वर्डीनेस। तीसरा जो कॉन्सेप्ट वो दे रहे हैं दैट इज यू मस्ट अवॉइड वर्डीनेस। व्हाट इज वर्डीनेस? तो अननेसेसरी मॉडिफायर, एडवर्ब्स और फिलर्स का यूज नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, हेल्प्स मेंटेन रीडर्स इंटरेस्ट एंड लॉजिकल फ्लो। सो अगर हम बहुत कम वर्ड्स का यूज करते हैं तो रीडर का इंटरेस्ट और एक लॉजिकल फ्लो बना रहता है। हाँ, प्रिफर्ड एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो हिल कहते हैं कि एक्टिव वॉइस का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, जो कि डायरेक्ट और मोर एंगेजिंग होता है रादर पैसिव वॉइस। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि द स्टूडेंट रोट द एसे preferred her language according to Hill rather than the essay was written by the student, वो यूज करने से बचना चाहिए। यूनिटी एंड कोहेरेंस की भी बात कर रहे हैं वो, कैसे कि ईच पैराग्राफ एंड सेंटेंस शुड डेवलप अ सिंगल आइडिया, कि हर एक पैराग्राफ और सेंटेंस से एक सिंगल आइडिया, एक सिंगल मीनिंग निकले। हाँ, उसमें एक यूनिटी और कोहेरेंस दिखे, अदरवाइज जो कि रीडर है उसको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा उसको समझने में। हाँ, मेंटेन लॉजिकल फ्लो एंड कनेक्ट बिटवीन द सेंटेंसेस, तो ये लॉजिकल फ्लो और कनेक्शन सेंटेंसेस के बीच में दिखाता है। नाउ अनदर वन इज वैरायटी इन सेंटेंस स्ट्रक्चर। फिर उसके साथ वो एक बात और कहते हैं कि मोनोटोनी से बचना चाहिए, हमें शॉर्ट और लॉन्ग सेंटेंसेस को अप्रोप्रिएटली मिक्स करते रहना चाहिए, कभी लॉन्ग सेंटेंसेस कभी शॉर्ट सेंटेंसेस। ये जो वैरायटी है ये जो रीडर है उसमें जो डलनेस है उससे बचाता है, और ये रिदमिक इफेक्ट को भी इम्प्रूव करता है, ऐसा हिल का मानना है। नाउ क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए गुड राइटिंग में? सो रिडंडेंसी एंड टाउटोलॉजी, दैट इज कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, रेयर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स को हमें, बल्कि वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स को यूज करने से बचना चाहिए। अननेसेसरी जार्गन और टेक्निकल लैंग्वेज, बहुत ज्यादा जार्गन और टेक्निकल लैंग्वेज। सपोज आप क्रिकेट मैच की बात करो तो उसमें अगर बहुत ज्यादा क्रिकेट से रिलेटेड टर्म्स हम यूज करने लगते हैं, उससे रिलेटेड बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज करने लगते हैं जो कि अननेसेसरी है, तो उससे रीडर जो है वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाता है, फिर एक लॉजिकल फ्लो और एक रिदमिक पैटर्न जो बन रहा होता है वो सब खत्म हो जाता है। पैसिव वॉइस, वो कहते हैं कि हमें पैसिव वॉइस का जहां पे नीड ना हो हमें नहीं यूज करना चाहिए। ना अम्बिग्विटी, कॉम्प्लेक्सिटीज से अवॉइड, कॉम्प्लेक्सिटीज को अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज रीडर उस चीज से मीनिंग नहीं निकाल पाएगा। लॉन्ग विंड और इनरिलेवेंट एग्जांपल्स देने से भी बचना चाहिए। एक्सेसिव यूज ऑफ इडियम्स, क्लिशे, फिगरेटिव लैंग्वेज, इन सब का भी यूज करने से बचना चाहिए। नाउ रिलेशन बिटवीन थॉट एंड राइटिंग। सो हिल का बहुत क्लियर रिफ्लेक्शन यही था कि आपकी राइटिंग में आपकी थिंकिंग दिखती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो जितना क्लियर आपकी राइटिंग होगी उतना क्लियर आपकी थिंकिंग होगी। हाँ, राइटिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड शार्पन वंस थॉट। तो राइटिंग से हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको शार्प करते हैं। क्लमजी राइटिंग ऑफन इंडिकेट्स कंफ्यूज्ड और इनकम्प्लीट थॉट। सो अगर हम क्लमजी राइटिंग, काफी वर्ड्स और सेंटेंसेस को यूज करें सिंगल आइडिया को बताने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं काफी कंफ्यूज और इनकम्प्लीट थॉट आपके दिखा रहा है, उसको इंडिकेट कर रहा है कि राइटर जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है अपने थॉट्स को लेके। सो ऐसे राइटिंग से भी बचना चाहिए। नाउ राइटिंग टिप्स क्या दे रहे हैं कि रिवाइज एंड एडिट थॉरोली, कि लिखने के बाद आप उसको रिवाइज करो, उसको एडिट करो। हाँ, रीड अलाउड टू स्पॉट एरर्स इन रिदमिक एंड क्लियरिटी, कि हमें अपने राइटिंग को फिर तेज से पढ़ना चाहिए सो दैट कि हम उसमें एरर्स को स्पॉट कर सके। लाइक कैसे एरर्स? रिदमिक हो सकते हैं, क्लियरिटी को लेकर हो सकते हैं, वर्ड्स के लेवल पे हो सकते हैं, उसको भी हमें ठीक करने का मौका मिलता है फिर। थिंक ऑफ द रीडर, यू योर राइटिंग शुड सर्व द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग, कि जब हम लिख रहे हैं तो हमें रीडर के बारे में भी सोचना चाहिए कि रीडर उस चीज को कैसे सोचेगा या उसको उस चीज को कैसे परसीव करेगा। सो हमें रीडर के प्रोस्पेक्टिव से चीजों को लिखना है। नाउ कमिंग टू एमसीक्यू, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से दैट कि एसएलएसटी पे हम कल से मॉक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून विद अस एंड let's continue. So the very first question is, which of the following is not listed by L.A. Hill as a principle of good writing? Whether it is clarity, ambiguity, brevity or appropriateness. So it is ambiguity. ठीक है, इस चीज को उन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल नहीं होगा ना। What is the primary aim of good writing according to L.A. Hill? So to impress readers, to showcase vocabulary, to communicate clearly, or to display literary skills. So it is simply to communicate clearly. Which of these is emphasized most in good writing? So, use of idioms, ornamental language, clarity and conciseness, or poetic diction. So, it is clarity and conciseness. According to Hill, brevity means writing in short sentences only, being concise without loss of meaning, avoiding all adjectives, using passive voice. So, being concise without loss of meaning. L.A. Hill suggests avoiding figurative language, complex vocabulary, unnecessary repetition, or alliteration. So that is
complex vocabulary. So you must avoid complex vocabulary. According to Hill, which of the following affects clarity the most? Use of metaphor, poor sentence structure, paragraph length, or spelling errors. So it is poor sentence structure. Which word best describes the tone recommended in good writing? Flowery, overconfident, appropriateness, or aggressive. So appropriateness is recommended by L.A. Hill. L.A. Hill recommends which of the following for vocabulary usage? Use rare words frequently, choose the most difficult synonym, use simple and familiar words, avoid using verbs. So use simple and familiar words. According to L.A. Hill, which voice is preferable in writing? Passive voice, active voice, either voice or reflexive voice. So according to him, active voice is preferable. What does Hill say about sentence length? Long sentences show skill, short sentences are always better, vary sentence length, avoid short sentences. So he says about there must be vary sentence length. Hill asserts that writing should always be entertaining, well punctuated, clear and meaningful, or academic. So it must be clear and meaningful. What should be avoided in writing for precision? Specific nouns, vague terms, adjectives, or active verbs. So, vague terms must be avoided. Which of these is an example of a redundant phrase L.A. Hill might advise against? Close proximity, tall building, red apple, blue sky. So, it is close proximity. Which part of speech should be used carefully to maintain clarity? Article, prepositions, pronouns, or adverbs. So, prepositions should be used carefully. Hill's recommended prose style leans towards generalistic, poetic, simple and direct, elaborate. So, he says there must be simple and direct writing. Appropriateness in writing refers to use formal style only, matching language to audience and context, use high level vocabulary, avoid figurative language. So, matching language to audience and context. Hill suggests writers should always revise for wordplay, meter, clarity and economy, or suspense. So, the writer must always revise clarity and economy in his or her writing. In context of good writing, unity refers to repeating the main idea, using one type of sentence, focusing all sentences on one idea, avoiding punctuation. So it is focusing all sentences on one idea, that is unity. Which example best shows wordy writing as per his standard? He was late, he arrived after the scheduled time due to unforeseen circumstances. He missed the bus, he came late. सो दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू हिल्स स्टैंडर्ड ओके हिल का कहना है कि बहुत सिंपल और कंसाइज वे में अप्रोप्रिएट वे में हमें सेंटेंसेस लिखने चाहिए बट बी वाला काफी वेग और कंफ्यूज्ड वे में लिखा हुआ है एल हिल डिस्करेजेस द यूज ऑफ एग्जाम्पल्स वर्डी एक्सप्रेशंस comparisons or active verbs so he discourages wordy expressions which of the following help enhance clarity in writing normalization, colloquialism, specific details, or parentheses. So it is specific details. What is the relationship between thinking and writing as per Hill? Writing precedes thinking, writing is unrelated to thinking, clear writing reflects clear thinking, writing improves imagination only. So it is clear writing reflects clear thinking. In Hill's view, good writing comes from memory, natural talent, careful revision, rhyming ability. So it comes from careful revision. Hill emphasizes avoiding which kind of diction? Common, colloquial, obsolete or appropriate. So he said to avoid obsolete means जो कि यूज में नहीं है ऐसे words उनको हमें avoid करना चाहिए. Redundancy in writing leads to improved clarity, better flow,
confusion and distractions, emphasis. So it is confusion and distractions. According to Hill, which should be prioritized? Style over substance, clarity over ornamentation, emotion versus over logic, metaphor over fact. So it is clarity over ornamentation, which is not a principle discussed by Hill. That is clarity, brevity, imagination, or appropriateness. So it is imagination. A loose sentence, according to Hill, can cause clarity, confusion, rhythm, or emphasis. So it causes confusion. For effective writing, Hill stresses the importance of long intros, word economy, rhetorical devices, fancy adjectives. So it is word economy, which is an example of poor word choice per Hill's guidance. Commence instead of start, begin instead of start instead of commence, stop instead of cease. So poor example of word choice according to Hill is commence instead of start. What is Hill's view on cliché? They add charms, they are poetic, they should be avoided, they simplify writing. So cliché should be avoided. What does Hill suggest about paragraph unity? All sentences should link to the main idea. Each paragraph should cover multiple ideas. Paragraphs can be random. Use unrelated examples. So all sentences should link to the main idea. That is the unity about which Hill talks about. What does Hill say about idiomatic expression? Always use them. Use only in formal writing. Use when appropriate. Avoid at all costs. So use when they are appropriate. Clarity is often lost when writers use concrete nouns, overuse abstract nouns, use strong verbs, keep sentences short. So there is overuse of abstract noun. What is Hill's stance on long complex sentences? They enhance clarity, use only in poetry, use carefully and sparingly, avoid always. So it is to use carefully and sparingly. Precision in writing means use of technical terms, exactness in expression, lengthy details, or minimal punctuation. So it is exactness in expression. According to Hill, good writer must avoid feedback, edit and revise thoroughly, use passive voice frequently, write only long essays. So they must edit and revise thoroughly. So which of the following is not a cause of vagueness? So overuse of pronouns, it cause vagueness. Lack of examples also cause vagueness. Abstract dictions cause vagueness. Too many specific terms sometimes means अगर हम specific terms use कर रहे हैं चारों ऑप्शन में देखा जाए तो इससे vagueness होने के chances कम है. Simplicity in writing, as per Hill, means using childish language, avoid complexity of for clarity, avoid punctuation, use rhymes. So avoiding complexity for clarity. According to Hill, writing should be reader centered, writer centered, form centered, or emotion centered. So it must be reader centered. Hill recommends using punctuation sparingly for decorative purpose, for clarity and rhythm, or only in dialogue. So for clarity and rhythm. Which sentence shows Hill's recommended style? अब चार आपको सेंटेंसेस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा हिल जो है कि वो रिकमेंड करते हैं कि ऐसा ही लिखना चाहिए. एंड द बैकग्राउंड इज कि बारिश हो रही है और वो फिर भी बाहर गया है. सो उसके ऊपर चार सेंटेंसेस हम चार तरीके से लिख सकते हैं. पहला है कि नॉट विथ स्टैंडिंग द इंक्रीमेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन ही प्रोसीडेड दो इट रेन्ड ही वेंट ऑन द precipitation was considerable yet he preserved. He, however, do not allow the meteorological circumstances to deter him. So, इन तीनों सेंटेंसेस में आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा वेग एक्सप्रेशंस, काफी डिफिकल्ट टर्म्स का यूज हुआ है. बट यहाँ पे दो इट रेन्ड ही वेंट ऑन, सो दैट इज अकॉर्डिंग टू हिल ये सही है. चारों ऑप्शन सही है लेकिन हिल के अकॉर्डिंग
उन्होंने बोला है कि क्लियर, कंसाइज और प्रिसीजन के साथ लिखना जरूरी है। एले हिल insists that every sentence should be humorous, carefully crafted for effect, long and rhythmic, quotable. So they must be carefully crafted for effect. One of Hill's key rules is to use more adjectives, always start with a quote, write naturally and clearly, impress examiner with complexity. So you must write naturally and clearly. Hill suggests that good writing should be guided by logic and clarity, poetic imagination, formality and verbosity, regional expression. So it must be logic and clarity. To achieve conciseness, Hill advises reduce active verbs, remove unnecessary words, increase noun phrase, avoiding paragraphs. So you must remove unnecessary words. Wordiness in writing leads to enhanced flow, readers engagement, readers fatigue और great accuracy. So बहुत ज्यादा अगर हम वर्ड्स का यूज करते हैं तो रीडर उससे थक जाता है, रीडर कितना ही पढ़ेगा. Hill's advice is especially helpful for poets, novelists, academic and practical writers और script writers. So poet, novelist और script writers ये लोग काफी ornamented वे में लिखते हैं. So Hill का ये जो ऐसे है ये basically academic और practical writers के लिए है. Hill's guide aims to help students learn literary criticism, master poetic techniques, improve clarity, precision, and style, or memorize rules. So it will help students to improve their clarity, precision, and style. In short, L. Hill's writing principles are built around complexity, length, and poetic effect, clarity, brevity, and appropriateness, subjectivity and imagination, or translation and paraphrasing. So it is built around clarity, brevity, and appropriateness. So this is all about SLST syllabus, okay, which was prescribed by WBSSC for 2025 SLST upcoming exam. Now from tomorrow we will start mock. ओके, सो हम इस पे मॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे, रोज हम एक मॉक लेकर आएंगे. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. और हमें आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे हमारा ग्रामर से रिलेटेड मॉक रात में 10 बजे रोज चलता है. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.